मैम आवाज गूंज रही है। वो रिकॉर्डिंग पे लगाती हूँ ना तो अब नहीं हो रही, देखो। हाँ जी मैम, अब ठीक है। गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ, गुड इवनिंग हरमन। मैम वो मैंने आपको मैसेज किया था, कम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट है ना, वो ट्यूसडे वाली वीडियो। हाँ, सेकंड पार्ट, हाँ हाँ बोलो। मैम वो उसमें मैथ्स की नहीं है, वो केमिस्ट्री की अपलोड हुई है उस पे। अच्छा ठीक है, मैंने देखा वो नहीं आप आपका एक बार मैसेज। ठीक करवा दें। हाँ मैं ठीक कर दूंगी, ठीक कर दूंगी। हो सकता है कोई गलती से होगी वो। हाँ जी, कर दूंगी आफ्टर क्लास। ओके मैम। हम्म। अच्छा, क्या कहते हैं ना कि वैसे तो मैं आपको भेजूंगी इसके नोट्स, मैं कल ही बोलती हूँ टाइपिस्ट को। बट ना जो आज मैं लिखवाऊंगी उसको याद से लिख लेना, क्योंकि इतना नोट्स में भी नहीं है। गेटिंग मी? और जो मैं लिखवाने जा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, थोड़ा प्रीवियस ईयर से थोड़ा ज्यादा ही है आई वुड से। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे से चीजों को लिख लेना, उतना उतना वहां पे है नहीं। ठीक है। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल एनालिसिस। हाँ जी, वैसे तो देखो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं, है ना। जैसे x-1 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1,1 होगी। मान लो क्यूबिक में बड़ी दिक्कत होती है कोई रूट्स निकालने में। क्यों? यहाँ पे या तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के एक रूट निकालें, उसे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा के फिर बाकी दो रूट्स निकालें, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है फोर्थ वाले बाई क्वाड्रेटिक में रूट्स निकालने के लिए, तो फिर वहां पे हम क्या यूज करते हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस। और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये हमारे जो रूट्स देता है किसी इक्वेशन के, चाहे बाई क्वाड्रेटिक है चाहे मेरे पास क्यूबिक है, तो बाय आइट्रेशन मेथड देता है। आइट्रेशन मेथड, आइट्रेशन मेथड होता क्या है कि जिसमें हम शुरू में लेट करके चलते हैं, कि मान लो अंदाजा लेके चलते हैं कि ये रूट है, फिर आप इसके ऊपर आइट्रेशन लगा लगा के एक एग्जैक्ट रूट पता करते हो। स्टार्टिंग में क्या लेते हैं? अप्रोक्स वैल्यू अपनी तरफ से। वो अप्रोक्स वैल्यू लेते कैसे हैं वो मैं बताऊंगी कि हम कैसे लेट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेनी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप अप्रोक्स वैल्यू से स्टार्ट करके एक्चुअल वैल्यू तक आते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन लगती हैं। फिर अब इसका यूज कहाँ पे है? ज्यादातर जैसे कि कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में आप क्या करते हो कि
सारे मेथड्स की प्रोग्रामिंग कर देते हो, आइटरेशन कंप्यूटर अपने आप लगा देता है और आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन दे देता है, ठीक है, तो या नियर बाय सोल्यूशन दे देता है। अब क्योंकि मान लो रूट जो था, रूट ऑफ एन इक्वेशन मान लो 2.5 था, ठीक है, रूट था, आपने स्टार्ट किया काम 2.1 से, आप 2.2 आइटरेशन के बाद 2.2, 2.3, 2.4, 2.45, 2.47 यहाँ तक पहुंच गए। तो आप देखो ऐसे चलते चलते इसके और इसके बीच में एरर कितना है, एरर का कॉन्सेप्ट होगा एक यहाँ पे कि जो एक्चुअल रूट है जो आप निकाल रहे हो वो कितना पास पास आ रहे हो, तो एक इसमें एरर का कॉन्सेप्ट होता है। आप कब कहोगे कि आप एक्चुअल रूट के पास पहुंच गए, जब आपका एरर रेट क्या हो, कम हो, है ना। आपको अच्छा मेथड किसको कहेंगे, जिसमें एरर रेट क्या हो, मिनिमम। जब जितना एरर कम आएगा उतना ही हम कहेंगे कि हम उतना ही अपने रूट के क्लोज हैं, ठीक है। तो वही अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। फिर अभी एक होती है अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन, एक होती है ट्रांसडेंटल इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन में क्या आता होता है, पॉलिनोमियल, जैसे कि इसके हमें रूट्स निकालने हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। ट्रांसडेंटल में क्या होता है, आपको वो सारे रूट निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, इसका एक रूट पता क्या है, x इक्वल टू 0, tan 0 0, 0 पुट किया 0, तो x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको दो तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो कोई पॉलिनोमियल्स हो गया और एक आपके पास क्या हो गया, कोई ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अभी हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें हमें यही देखना है कि कौन सा मेथड अलजेब्राइक के लिए अच्छा है, कौन सा ट्रांसडेंटल के लिए अच्छा है, ये चीजें हमें माइंड में रख के चलनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है कि कई बार रूट पता करना पड़ सकता है, अप्रोक्सीमेट रूट। जैसे मान लो साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है बिटवीन 0 एंड पाई, ड्रॉ करो 0 एंड पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ, सॉरी ऐसे करो π/2 और पाई 3π/2 के बीच में आप इसका एक रूट बताओ कि कहाँ पे ये 0 बनेगा, ठीक है। आपने क्या देखा कि π/2 पे वैल्यू ये आ रही है, 3π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है ना। ऐसे ही जाता है ना ग्राफ, π/2 पे ये है, 3π/2 पे ये है, तो ये यहाँ पे टकरा गया। हमें पता है अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वहीं पे उसका क्या हो जाएगा, रूट। तो एक गारंटी मिल गई कि π/2 और 3π/2 के बीच में हमें एक रूट मिलेगा, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, प्रोसीजर चलाना है कि हमें एग्जैक्ट ये वैल्यू मिल जाए। तो एक हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल से हम क्या पता कर लेते हैं, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ रहा है कि थोड़ा पता लग जाता है कि रूट कहाँ पे होगा। तो एक तो है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से हमें क्या पता लग जाता है कि रूट कहाँ पे होगा। दूसरा मेथड है एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड मेरा क्या कहता है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू x1 थी तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे f ऑफ x1 बताओ, पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे जो f ऑफ x1 है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है। और यहाँ पे अगर ये x2 की वैल्यू है तो f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी हुई, हाँ जी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो एनालिटिक मेथड में आप क्या करोगे,
आपको जिसका भी ग्राफ मतलब जिसका भी रूट ढूंढना है, जैसे आपने इसको एफ एक्स मान लिया, आपको इसका ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, एक्स एफ एक्स की वैल्यू लिखोगे, अपनी तरफ से वैल्यूज रखोगे, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, नीचे फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए। एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, जैसे मान लो आपने निकाला 1, फिर आपने निकाला 0.5, फिर आपने निकाला 3, फिर यहाँ आ गया -3 2। आप देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है यहाँ पे, जहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिले तो बीच में से ही रूट निकलेगा, क्योंकि ध्यान से देखो इस केस में अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है 1, फिर 0.5 थोड़ा नीचे, फिर आगे 3, तो ये तो अब एक्स एक्सिस को टकराया ही नहीं ना। अब जब ये 3 के बाद -3 को नीचे आएगा, यहीं पे रूट मिल जाएगा। तो जहां पे एक ऑल्टरनेट वैल्यू मिलती हो, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, वही के उसी इंटरवल के अंदर रूट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं इस चीज को? यस मैम। तो रूट्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड हैं, या तो आपको उसका ग्राफ आता हो, ग्राफ नहीं आता तो बाय रैंडम आप एक्स की वैल्यूज रखो और वाई की वैल्यूज निकालो, एक्स एफ ऑफ एक्स की, तो इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, यहां तक आपको पेपर में कुछ भी निकालना नहीं आएगा, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस समझने के लिए, क्योंकि कईयों का काफियों का टच टूट चुका होगा, मे भी बहुत सालों से न्यूमेरिकल एनालिसिस देखा ना हो, तो थोड़ा बेस बनाने के लिए है, यहाँ से एज सच कुछ पूछा नहीं रहेगा आपको। ठीक है, जो आने वाली चीज है वो मैं बता दूंगी कि पेपर में आएगा क्या। हाँ जी, सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड जो आपके सिलेबस में मेंशन है, मैं आपको एक चीज बता दूं, पेपर में दो मेथड मेंशन है चाहे, पर मैंने देखा है कि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछ लेता है, तो चाहे मेथड बाकी हम थोड़े थोड़े पढ़े, पर पढ़ेंगे जरूर, थोड़ा थोड़ा ही सही। ठीक है, जैसे कि पहला है बाइसेक्शन मेथड, थोड़ा सा टच दे देंगे हम, इसके बाद रेगुलर फेल्साई, या इसको कहते हैं फाल्स पोजीशन मेथड। म्यूट हो जाओ भाई प्लीज, बिल्कुल भी आवाज ना आए, क्योंकि फिर ना वीडियो खराब बनती है। किसी का ये कौन है, नवदीप? थोड़े अक्षर बड़े लिख लो बस। वो तो कोई बात नहीं, लिख देती हूँ, म्यूट होके बैठो, है ना। रेगुलर फाल्स मैम क्या लिखा है? फाल्स रेगुलर फलसाई मेथड, फाल्स पोजीशन मेथड, मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन। मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन, फिर आ गया सीकेंट मेथड, फिर आ गया आइट्रेशन मेथड, फिर अपने पास आ गया न्यूटन राफ्सन मेथड। पेपर में मेंशन जो आपको सिलेबस में है ये लास्ट है, थोड़ा सा बीच में हल्का सा पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें और कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पहले बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है, वो क्या कहता है कि आप सबसे पहले ग्राफिकली ये देखोगे कि आपको कोई पता चल रहा है कि रूट कहाँ पे होगा। जैसे मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है,
सबसे पहले ये किसके लिए अप्लाई होता है? फॉर अलजेब्राइक इक्वेशंस के लिए। पहले तो ये फॉर अलजेब्राइक इक्वेशन की ये यूज होता है। तो सबसे पहले आपको कोई एफ एक्स इक्वल टू 0 दे रखा होगा, ये पोलिनोमियल दे रखी होगी, कोई भी एनी पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल दे रखी होगी। अब पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एक इस केस में फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और किसी एक पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 और किसी दूसरे पॉइंट पे लेस देन 0 मिलना चाहिए। अगर एक पे ग्रेटर और एक पे लेस मिल गया तो मुझे पता लग जाएगा कि इसका रूट कहाँ मिलने वाला है। तो अगर ए पे इसकी वैल्यू ग्रेटर है, बी पे इसकी वैल्यू लेस है, तो पता लग गया ए और बी के बीच में, ए और बी इंटरवल के बीच में ही मुझे क्या मिलने वाला है? रूट मिलने वाला है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक x1 वैल्यू निकालोगे। कैसे? बाइसेक्शन मेथड से क्लियर हो रहा है कि आप इंटरवल के एंड पॉइंट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, जब आपने ऐसा कर लिया a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, मिडल वाला कोई पॉइंट आ जाएगा इस इंटरवल में। फिर आप क्या करोगे? जो मिडल पॉइंट आ गया उस पे चेक करोगे, ये मिडल पॉइंट आ गया कि एफ ऑफ x1 अब 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर एफ ऑफ x1 0 बन गया तो पता लग गया कि x1 इज रूट, पता लग गया रूट क्या है। अगर मान लो एफ ऑफ x1 0 नहीं बना, नहीं बना, तो या तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बोलो, पॉजिटिव आएगी, या इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अब देखो, यहाँ पे पहले ही एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है, यहाँ एफ ऑफ बी पहले ही लेस देन 0 है कि नहीं? अगर आपकी वैल्यू एफ ऑफ x1 की पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई तो यहाँ कहीं ऊपर होगी। पॉजिटिव के साथ किसका कॉम्बिनेशन चाहिए होता है? नेगेटिव का। तो अगर पॉजिटिव आ गई, इसके कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका कॉम्बिनेशन पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अब एक फिर से पॉजिटिव नेगेटिव आ गई, एक ऊपर और एक नीचे। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, तो x2 क्या होगा इस केस में? x1 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, अगर पहले वाला केस है। नहीं तो क्या वैल्यू होगी? इसमें लेस है, इसमें ग्रेटर, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट निकालो। फिर दोबारा से क्या चेक करोगे कि एफ ऑफ x2 0 बन रहा है कि नहीं। अगर तो 0 बन जाए तो x2 क्या हो जाएगा? रूट। अगर एफ ऑफ x2 ना बने तो नॉट रूट। और ऐसे ही फिर दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे अनटिल अनलेस जब तक मेरे पास दोबारा रूट, कोई एग्जैक्ट रूट ना निकल आए। तो ये आपके पास हो गया बाइसेक्शन मेथड। देखो समझ आया? आपने हमेशा क्या करना है? एक ग्रेटर और एक लेस वाली वैल्यू देके उसके बीच वाला मिड पॉइंट निकालना है। अगर ये बन जाए, रूट के पास आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आया फिर आप चेक करोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पीछे बैठा होगा, फिर नेगेटिव के साथ कॉम्बिनेशन बना के फिर इन दोनों का मिड पॉइंट को ही देखोगे। ठीक है, तो ऐसे देखते देखते आपके पास एक टाइम पे रूट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, कर दो इरेज। इसका अब मैं बता दूं, इसका कोई रोल नहीं है, जो ये चीजें नीचे लिखी है पेपर में आएगा क्या मैं बता दूंगी, बस एक बार लिख लो इसको जल्दी से। कर दो इरेज, देखो लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम। अब पेपर में पूछेगा क्या? एक तो इसका आइट्रेशन मेथड क्या है, आइट्रेशन कैसे लिखी जाती है। अगर आपने देखा हो, मैंने x1 को क्या लिखा था? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फिर x2 को क्या लिखा था? कोई x1 प्लस चाहे a के साथ चाहे b के साथ 2। फिर x3 क्या आएगा?
ऊपर x2 चाहे a चाहे b हो डिवाइडेड बाय 2, यही चल रहा है। तो यहाँ पे आइटरेशन हमारे पास क्या होती है, xn+1 xn-1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे x2 लिखोगे तो वो x1 + x0 डिवाइडेड बाय 2 होगा। x1 इसको हम इन दोनों में से किसी एक को x0 मान लेंगे और ये डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आइटरेशन आ गई। कई बार क्या करता है, ये लिख देता है, बोलता है कि किसकी आइटरेशन है। आप कहोगे कि बाइसेक्शन मेथड की आइटरेशन है, जिसमें ये मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन अराइव होता है यहाँ से। मैम आप आइट्रेशन बोल रहे हो? हाँ हाँ, कि बार बार रूट निकालने के लिए क्या आइटरेशन लगाएंगे। ठीक है, लिख लिया। एक आप ये लिखो, अलजेब्राइक इक्वेशंस के लिए यूज होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एक ग्रेटर एक लेस होना चाहिए। वेरी स्लो मेथड है, स्लो मेथड है काफी ज्यादा। गारंटी टू गिव रूट्स, हाँ पर ये गारंटी देता है कि आपको रूट्स ला के देगा, ऐसे नहीं कि मेथड फेल हो जाए। गारंटी है कि रूट्स पक्का देगा ये। ठीक है, स्लो मेथड है पर गारंटी भी देता है कि मैं रूट ला के दूंगा। ठीक है, उसके बाद आ गया आपको क्या सीखना है इसी केस में। पहले उसके लिए डेफिनेशन कर लो, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। क्या होता है, इट इज ऑर्डर which define how fast a method is to approach exact root। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी हम अपने एक्चुअल रूट के पास पहुंच गए। ये तो ये हुआ कि मान लो 5 आइटरेशन के बाद पहुंचे, एक मेथड ऐसा है जिसमें 100 आइटरेशन के बाद पहुंचे, तो कौन सा मेथड फास्ट है, 5 वाला, कि हम कितनी जल्दी अपने एग्जैक्ट रूट के पास पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, दूसरा है एरर रेट। मैं आपको बताया ही था एरर रेट क्या होता है, कि कितनी जल्दी जो एरर है वो कम हो रहा है, एरर कितनी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एरर रेट। अब आपको एक इक्वेशन दी गई होगी, आपको उसमें से देख के बताना है कि एरर रेट कितना है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है। जैसे ये लिखा होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, ek+1 लेस देन इक्वल टू एरर रेट का मतलब एरर डिक्रीमेंट। एरर डिक्रीज, कितनी जल्दी एरर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपके पास ना कई बार पेपर में ये दिया होगा, जो सर पे ये जो ए है दैट इज द एरर रेट, देख के बताना होगा कि एरर रेट कितना है। जो सर पे एम है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, अब इसका मीनिंग भी समझ लो। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई केयर आपने आइटरेशन लगाई, जैसे 5वीं आइटरेशन है, तो 6वीं आइटरेशन में 5वीं आइटरेशन के कंपैरेटिवली कितना एरर आया। समझ रहे हो कि एक पिछली आइटरेशन से जो नई आइटरेशन निकाली कितना उसमें, मान लो कितनी जल्दी हम रेट को डिक्रीज कर पाए। अगर ए की वैल्यू कोई हाफ होगी, 1/3 होगी, तभी एरर कम होगा ना अगली आइटरेशन में। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एरर रेट क्या है। ठीक है, अब बाइसेक्शन मेथड में, अच्छा एक चीज और लिख लो, इफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है तो उसको ये भी बोलते हैं कि लीनियर कन्वर्जेंस। पेपर में आई हुई चीजें हैं सारी की सारी। कई बार पूछ लेता है कि बाइसेक्शन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है,
ये नहीं कहेगा वन, वो कहेगा लीनियर कन्वर्जेंस। इफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस दो हो तो उसको ये भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस लिख लो इन चीजों जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ कि बाइसेक्शन में ऑर्डर कितना है, एरर रेट कितना है। लिख लिया मैम। हाँ जी, लिख लिया मैम। ठीक है, बाकी भी लिख लो। जितेंद्र थोड़ा ठीक है, अब बड़ा दिख रहा है कि नहीं, क्या और बड़ा लिखूं? मैम अक्षर ना मतलब कि बीच बीच में घुसे हुए पड़े हैं, क्या हो रहे हैं? मतलब कि ना प्रॉपरली हम कह रहे हैं ना भी जल्दी बहुत है ना, एक तो क्या करें, टाइम कम है। मुझे ये है कि आपका जो पहले बैच वाले हैं वो तो ठीक है, जो नए बैच वाले हैं वो किसी तरह कर लें बस सारा एक बार। ये तो ये है कि सुनते जाओ और लिखते जाओ। मैम ऐसा होगा जैसे पेपर से 2 दिन पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। देखो हम अपनी बेस्ट ट्राई देंगे। मैम अगर 2 दिन पहले जैसे सिलेबस खत्म हो जाए तो वो जो एक दिन होगा उसमें सारे क्वेश्चंस ही डिस्कस होए, प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, मेरिटोरियस की और मास टिकट। प्रीवियस ईयर तो हम देखो साथ साथ डिस्कस कर ही रहे हैं, कल कॉम्प्लेक्स के किए थे। हाँ अच्छा जी, वो हाँ जी, मेरिटोरियस के तो देख ही लिए थे ना सबने, हाँ जी, हाँ जी। जो कल भेजे थे। तो वो साथ ऐसे ही, साथ ही कर लो, एक दिन पहले कुछ नहीं होगा। हाँ एक जी, दिन नहीं पहले, साथ साथ तो हो रहे हैं, वो तो कर रहे हैं साथ में। हाँ कहने का मतलब अगर मैं कहूँ ना, पेपर से एक दिन पहले हम सारा ही प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लें। आप ये देखो कल हमने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, अभी भी 5-6 क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो रहते हैं, तो ऑन बोर्ड ना जो प्रीवियस ईयर है 2-2.5 घंटे में एक सब्जेक्ट ही बड़ी मुश्किल से खत्म होता है। हाँ जी मैम। एक दिन पहले तो चलो आपको मैम भी आगे थ्योरी देखो। ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं जैसे अभी ये न्यूमेरिकल वाला स्टार्ट हुआ है, तो आप जैसे कल कॉम्प्लेक्स के सारे करवाए थे वैसे आप इसके भी करवा देना, जो जो टॉपिक साथ साथ में कराओगे। साथ साथ बस इसके अभी, बस मेरा ये है कि आज ये खत्म हो जाना चाहिए सब्जेक्ट, और साथ में प्रीवियस ईयर भी। हाँ जी मैम, ठीक है। ये बस मान कर के लो। चलो फिर फर्स्ट और लास्ट रिवीजन है, इसके बाद ना तो आपके पास टाइम है हाँ करने का, ना किसी के पास टाइम है करवाने का। हाँ जी, वही मैं सबको यही कह रही हूँ कि अब आप ना इसको फर्स्ट और लास्ट और डिले करने का सोचो ही ना, कि इसके बाद कुछ होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि मेरा ना आज अब इतना फोकस है नहीं कुछ लिखने का ढंग का। बात यह है कि आपको समझ आ जाए। मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम एक बात है, इस अकेडमी के ना सारे टीचर्स बहुत मेहनती हैं, हर कोई टीचर ना अपनी तरफ से बेस्ट देने में लगा हुआ है। जैसे एग्जाम आ गई, आप लोगों का पोटेंशियल भी ज्यादा बढ़ गया। हाँ वो तो चलो है, वो ड्यूटी बनती है ना भाई। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको सिलेबस नहीं कराऊंगी, आप मुझे भी बोलोगे कि कैसा टीचर है। यस मैम, हमें मतलब अभी अभी ओबिलाइज लग रहा है कि हमने ये अकेडमी ज्वाइन की। हाँ वो ठीक है, आप बस लगे रहो, आप में से मैक्सिमम बच्चों का क्लियर हो, देन आई विल थिंक कि माय कोचिंग वाज रियली वर्थ फॉर अदर्स। मैम आपने तो अच्छी दी है, रामपुरा में आए मैम हम दोबारा। हमारा लक भी और हमारी मेहनत भी आपने तो अच्छी दी है। हाँ जितेंद्र क्या? मैम फिर हम मिठाई लेके रामपुरा में आए हैं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल वेट फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस क्लास। मैम मतलब जितना आज तक मैथ पढ़ लिया है ना, तो जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन पेपर उठाते हैं ना तो इतना मतलब रेग्रेट फील होता है कि ये भी क्वेश्चन इतना इजी था, ये नहीं आता था उस टाइम पे, ये भी हाँ इतना इजी था। चलो, कम से कम आपको ये तो लग रहा है कि आपको प्रीवियस ईयर अब आने लग गया है। यस मैम, काफी कुछ सीख लिया मैथ में। गुड। ठीक है जी, उतार ली।
क्या है, अलजेब्राइक इक्वेशन के लिए यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, वेरी स्लो मेथड है पर गारंटी देता है सॉल्यूशन की। इसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1, दैट इज लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। मैम ये आपने बाइसेक्शन के लिए लिखा है? हाँ जी हाँ जी, एरर रेट कितना है इसमें, हाफ। और अगर पेपर में लिखा आएगा तो कैसे लिखा आएगा, e raised to power k plus 1 हाफ e raised to power k की पावर 1। कई बार भाई लिख देता है, पता नहीं चलता, अपनी तरफ से प्रिपेयर होके जाओ। एरर अच्छा एरर हाफ ਹੁੰਦਾ एरर रेट हाफ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। हाँ जी, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है, डोंट गिव डबल रूट्स, डबल रूट्स नहीं देता, मतलब कि अगर इस इक्वेशन के 1 रूट है तो एक बार बस एक ही पकड़ा देगा, कोई ऐसा चीज नहीं बताता कि भाई 1 जो है वो 2 बार आ गया, तो डबल रूट की कुछ नहीं बताता, डबल रूट के बारे में। लिख लिया, ठीक है। मैम एरर रेट हाफ इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट होता है, वही वही एग्जैक्टली, हाफ निकल जाता है, आधी रेट से उसको डिक्रीज करता है, बिल्कुल। आधे रेट से डिक्रीज। हाँ, अब ना मैं बाकी मेथड फटाफट जल्दी से थोड़े थोड़े लिखवाऊंगी, क्योंकि ना ये आपके सिलेबस में है नहीं है, पर कुछ पता नहीं चलता क्या पूछ ले, थोड़ा थोड़ा तो हम कर ही सकते हैं कि नहीं। मैम इसमें सम नहीं आते, ऐसी थ्योरी आएगी? हाँ बस थ्योरी यही पूछेगा, अभी मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी, देख लेना आराम से, डोंट वरी। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लिया, डेल्टा पूछ लिया, क्या होता है, बस आप ये लगा लो, अगर मैंने यहाँ पे 8-10 बातें लिखी है ना तो पक्का पेपर में 2 बातें आएंगी, बस ये समझ लो। ओके मैम। फिर तो गारंटी देती हूँ कि यही पेपर में आएगा, इस सब्जेक्ट से तो लेके मेरी गारंटी है कि जो यहाँ बोर्ड पे लिखा है वही आने वाला है। 2 नंबर पक्के हो गए फिर तो। 2 भी नहीं, कई बार पिछली बार 4 आए हुए हैं क्वेश्चन, 4। रेगुलर फसाई में क्या होता है, सेम एज बाइसेक्शन मेथड, उसके जैसा ही है, वही काम करना है, किसी एक एक्स नोट पे ग्रेटर हो, किसी एक पे लेस हो। इसमें आइटरेशन क्या होती है वो सीख लो बस, जैसे ये लिख रही हूँ x2, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, x1 x नोट, अब जो यहाँ पे x नोट है वो इसके साथ आ जाएगा, x1 इसके साथ आ जाएगा, ओवर यही सेम माइनस कर, ये भी सेम हमने माइनस करना है। यहां से अगर मैं जनरल आइटरेशन लिखूं तो xn+2, 2 से 1 कम हुआ यहाँ पे तो xn+1, फिर यहां से एक आगे और कम हो गया तो f(xn), xn इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इसके साथ कर दो, नीचे इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये जनरल आइटरेशन होगी, लिख लो। ठीक है, अब इसके बारे में बातें सुन लो, फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड, उससे थोड़ा फास्ट है। We have to find approx value of root by ourselves. हमें खुद से इसकी अप्रोक्स वैल्यू किस इंटरवल के अंदर आएगी वो हमें खुद पता करना पड़ेगा कि कहाँ किस इंटरवल में इसकी वैल्यू आ रही है। गारंटी कन्वर्जेंस
मतलब पक्का रूट मिलेगा इस मेथड से भी, बस बाइसेक्शन से थोड़ा क्या है, फास्ट है। ठीक है, इसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 होगा, एरर रेट का पता नहीं, इसमें नहीं निकाला हुआ, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1, तो इसमें भी 1 हुआ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, इसमें भी 1 हुआ, मतलब थोड़ा सा इससे फास्ट है, पर फिर भी अप्रोक्स जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 ही रहता है इस केस। लिखो फटाफट। मैम आपने इसमें एरर तो नहीं बताया मैम? नहीं, इसमें है नहीं। मैम ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए है? हाँ, ये भी अलजेब्राइक इक्वेशन के लिए है। देखो कर लिया। यस मैम, चलो आगे। रेगुलर फंक्शन के बाद आ गया सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड जो है अब वो थोड़ा और फास्ट है रेगुलर फंक्शन से, फास्टर देन रेगुलर फंक्शन। कन्वर्जेंस नॉट श्योर। अब देखो बाइसेक्शन मेथड में पक्का पता था कि रूट निकलेगा ही निकलेगा, चाहे स्लो है, ये उससे फास्ट था पर पक्का सोल्यूशन निकलेगा। जो रेगुलर फंक्शन, ये सॉरी सेकंड मेथड है, ये फास्ट है पहले 2 से, पर पक्का नहीं कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोई गारंटी नहीं। इफ अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ रूट नॉट नियर द एक्चुअल रूट, अगर हमने अप्रॉक्स वैल्यू गलत ले ली, एक्चुअल रूट के आसपास ना ली, तो कोई गारंटी नहीं कि हमारे पास रूट निकल के आएगा ही आएगा। तो बहुत ज्यादा इसमें देखना पड़ता है कि अप्रॉक्स वैल्यू हम क्या लें। ठीक है, तीसरा सिमिलर, इसकी वो लिख लो आइटरेशन x3 x2 माइनस x1, 3 है x2 माइनस x1, f ऑफ x2 ये वाला, नीचे f ऑफ x1 उल्टा, तो x n प्लस 1 क्या होगा, एक कम, फिर उससे एक कम, जो यहां बैठे हैं वही पीछे, फिर जो यहां बैठा है वो आगे, ये पीछे। बस यही इसमें बात नहीं थी, फास्ट तो होता है पहले 2 मेथडों से, पर इसमें ड्रॉबैक क्या आ गया कि कन्वर्जेंस पक्का नहीं होती, मिले ना मिले, अब अगर अप्रोक्स हमने अच्छा चूज नहीं किया तो। अच्छा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, जीरो। नहीं नहीं नहीं, इसमें 1.6.8 आता है। हाँ, मैंने कहा ना कि ये पहले 2 मेथडों से ज्यादा फास्ट है, तो 1.618 या फिर 1 प्लस अंडर 5/2, ये पेपर में ऐसा भी लिख के आ जाता है। अच्छी कन्वर्जेंस है पहले 2 मेथड से, पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हमने अप्रोक्स वैल्यू अच्छी नहीं ली तो कन्वर्जेंस रह जाएगी वहीं पे, हमें रूट ही नहीं मिलेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। लिख लो जल्दी।
मैम सेकंड मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड है जो वो डबल रूट के बारे में बताते हैं कुछ। नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं बताता। बस पर ये है, क्या कहते हैं जतिंदर, जो चीज जहां पे लिखवाई है वो हाँ जी, वहीं पे रहने दो, समझ रहे हो? ठीक है मैम। हाँ, मतलब कि ना इंटरमिक्स थोड़ा कम करो। जैसे तो हमने पहले वाले में एरर रेट किया हाफ, उसके हाँ बाद जी, किया ही नहीं है, उसके बाद किया नहीं, तो वो चीजें बुक में भी या कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है वो, है ठीक ना? है। तो वही चीजें पूछेगा जो हमारे पास अवेलेबल है अच्छे से। ठीक है मैम। हाँ, तो आप इसकी इतनी इतनी ही बातें याद करो जो इसके बारे में श्योर है। ठीक है मैम। हाँ, मैम होगी ये भी अलजेब्रिक के लिए है ना? क्या क्या? होगी ये भी अलजेब्राइक की क्वेश्चन के लिए? हाँ 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 हाँ, मैं आपको बताऊंगी जहां पे अलजेब्राइक और ट्रांसलेंडल दोनों अच्छे से सॉल्व हो सकेंगी, वो बताऊंगी। लिख लिया, बोलो। यस मैम। फिर आ गया आइट्रेशन मेथड। आइट्रेशन मेथड में क्या है, आपके पास कोई फंक्शन ऐसा दिया हो f(x = 0), उसको आप x = 5x फॉर्म में लिखोगे। पहले तो ये बनाओगे, बता देती हूँ कैसे बनाओगे। जैसे ये लिखो x³ + x² - 1 = 0। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। कैसे? एक बार तो x³ इधर रखो, इसको उधर उठा के ले जाओ, ये आ गया। यहाँ से 1/3 पावर कर दो, तो x ये आ गया, तो आप 5x ये चूज कर सकते हो। ऐसा करने का मन ना हो तो कैसे करूं? x के इधर रख लो, 1 - x³ उधर ले जाओ, अंडर कर दो, तो इस केस में 5x इसको ले लो। जैसे करने का मन हो वैसे करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको पहले इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। फिर x0 अप्रोक्स वैल्यू ऑफ रूट हम खुद देखते हैं कि कौन सी लें, या बताया गया होता है या हम खुद देखते हैं। खुद देख कैसे देखते हैं? दो मेथड बताए थे, या ग्राफिकल से देखो या एनालिटिक्स से देखो। ये देख लो कि हमें इनिशियल क्या लेना है। इनिशियल ले लिया तो आप पहला आइटरेशन कैसे निकालोगे? आप 5 के अंदर x0 वैल्यू रखोगे, आपके पास x1 निकल जाएगा। जब निकल गया तो फिर आप चेक करोगे कि यहाँ 0 बन रहा है। अगर 0 बन गया तो रूट आ गया, अगर नहीं बना, x1 पे नहीं बना, तो आप दोबारा से यहाँ x1 पुट करोगे, 5 तो x2 आ जाएगा। फिर दोबारा चेक करो, x2 0 बना, अगर बन गया तो रूट, अगर नहीं बना तो अगली आइट्रेशन निकालो। तो जनरल फॉर्मूला क्या है आइट्रेशन का? यहाँ देखो x2 तो यहाँ x1, यहाँ x1 तो x0, कितना आया? xn+1 5 तो ये आपके पास जनरल आइट्रेशन का फॉर्मूला आ गया। देखो अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो। मैम x0 गिवन होगा हमें? वही बता रही हूँ ना कि या तो ग्राफिकल या एनालिटिक मेथड से अप्रोक्स वैल्यू निकाल दोगे, या तो दिया होगा, अगर नहीं दिया तो एक स्टार्टिंग में कराया नहीं था कि ग्राफिकल से देख लो कि कहाँ पे रूट हमारा लाई कर रहा है। नहीं समझे? हाँ जितेंद्र, हाँ जी मैम। ठीक है। वो मतलब कि फिर ग्राफ ड्रॉ करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। आइडिया लेने के लिए या एनालिटिक मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है मैम। लिख लिया, कर लिया नोट? तो आइट्रेशन मेथड में हमने x = 5x बनाया, जनरल आइट्रेशन ये थी। यहाँ पे मेन जो चीज है याद रखने वाली वो क्या है कि आपको जब
अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है ना एक्स नॉट, तो आप ये देखोगे कि फाइव का डेरिवेटिव जब आपने एक्स नॉट बिठाया तो वो लेस देन 1 आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया देन मेथड गिव्स कन्वर्जेंस ऑफ रूट, मतलब कि रूट पक्का मिलेगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है ये। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो रूट भी नहीं मिलेगा। Rate of convergence is fast if phi dash x is smaller in value। जितनी ये वैल्यू पे छोटा होगा, एक से कम तो होना ही चाहिए, जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी जल्दी हमें कन्वर्जेंस मिलेगी। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस लिख लो, वन। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसका भी क्या है, 1। मैम ये 5-x नॉट लिखा है। हाँ जी हाँ जी, कर लिया नोट। फिर न्यूटन राफ्सन मेथड, देखो यहां तक जो ये सारा चैप्टर है ये सारा रूट्स निकालने के लिए है। सारे मेथडों में से वाइडली यूज होने वाला मेथड है, वाइडली यूज मेथड अमंग ऑल मेथड्स। सारे मेथडों में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड क्या है, न्यूटन राफ्सन मेथड। ठीक है, दूसरा इसकी जनरलाइजेशन लिखो, इट इज, अच्छा ये लिखो, इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू इनिशियल अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ रूट। जो हमारी इनिशियल हम रूट में लेके चलते एक्स नोट, ये उससे बड़ा सेंसिटिव है। मतलब कि इफ वी चूज राइट अप्रॉक्स वैल्यू, इट कन्वर्जेस फास्टर, बड़ी जल्दी कन्वर्ज करेगा। बट इफ वी डोंट चूज राइट वैल्यू, अगर नहीं किया चूज, देन इट में कन्वर्ज टू डिफरेंट वैल्यू। जो आंसर आना चाहिए था वो तो मिलेगा ही नहीं, गलत आंसर ही मिल जाएगा। तो वेरी वेरी सेंसिटिव टू किसके है, वेरी वेरी सेंसिटिव टू इनिशियल वैल्यू। चौथा पॉइंट यहाँ लिखूंगी क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्जेब्राइक। मैम इट में तो की लिखा है, एल्जेब्राइक प्लस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दोनों के लिए यूज होने वाला मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो दोनों के लिए यूज होता है, न्यूटन राफ्सन। थर्ड पॉइंट पूरा बोल दो एक बार। If we choose right approx value, then it converges to actual value faster. But if we don't choose right value, it may converge to some different value, that is wrong value.
ठीक है। आइटरेशन फॉर्मूला क्या है? xn plus 1 xn minus f of xn divided by f dash xn, ये इसका आइटरेशन फॉर्मूला है। लिख लिया? एक ट्यूटर क्लासरूम में क्या है? if f dash मैम फॉर्मूले xn के equal बाद to 0, क्या? फॉर्मूले के बाद कुछ लिखवाया तो नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, कुछ नहीं लिखा है। अगर ये वाला f dash n x 0 हो गया और वेरी स्मॉल हो गया, दैट इज इन द नेबरहुड ऑफ 0, 0 के आसपास भी अगर ये फड़का 0 के आसपास आया, छोटा हुआ बहुत ज्यादा, या 0 ही बन गया, तो मेथड फेल्स, मेथड फेल्स, फेल हो जाएगा। तो मेथड वर्क एफिशिएंटली, एफिशिएंटली फॉर, ये बड़ा होना चाहिए, फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स एन, बड़ी वैल्यूज के लिए ज्यादा अच्छे से काम करता है। कभी भी 0 के पास नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, 0 के नेबरहुड में नहीं होना चाहिए, अगर आ गया तो मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, दो है, सबसे फास्टेस्ट मेथड है विद ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2। खत्म हो गया, जल्दी से कर लो। जल्दी करो। मैम दोबारा दस दो, एफ डैश एक्स एन 0 ए नीचे 0 पॉइंट। नहीं होना चाहिए ना बच्चे। हाँ, अगर डेरिवेटिव में 0 नहीं होना चाहिए, तो मेथड फेल हो जाएगा। हाँ, नीचे वाला जिस 0 दे कोल आ गया। मैम जैसे बस वो मैम 10x वगैरह बता रहे थे, वो निकालने तो नहीं आते, बस ये मेथड ही आता है ना? मैं वही करा रही हूँ ना, बता तो रही हूँ। अगर आता हुआ निकालना तो मैं डेफिनेटली बताती। ओके मैम। टेंशन ना लो, कर लो, जो करा रही हूँ उसको कर लो बस जल्दी जल्दी। प्रीवियस ईयर कराऊंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या आया हुआ है, क्या हमने कितना किया, हम सेफर साइड है या नहीं है। आई एम टेलिंग यू कि इससे 20% ही इसका पेपर में आया हुआ है, इतने इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी कर लो, पता नहीं चलता इस बार पेपर में क्या हो, हम उस अकॉर्डिंगली कर दें। हाँ जी, करें आगे, कराऊं?
यस मैम। हाँ जी मैम। एक टॉपिक खत्म हो गया रूट्स निकालने वाला। नेक्स्ट आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें इनको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में n वेरिएबल भी हो सकते हैं, n इक्वेशन हो सकती है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखी है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मेथड क्या है, देयर आर सम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो है जो पक्का सॉल्यूशन आपको ला के देंगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्रैमर रूल। अब ये भी पेपर में आया हुआ है कि कौन कौन से डायरेक्ट मेथड है वो, फिर आइटरेशन मेथड कौन कौन से है वो बताओ, ये भी पेपर में आ रखा है। क्रैमर रूल डायरेक्ट मेथड में है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, एलयू मेथड। ये पेपर में आपके सिलेबस में है नहीं, पर थोड़ा सा बताऊंगी कि होता क्या है। एलयू मेथड क्योंकि पता नहीं चलता वहां पे। फिर आगे कुछ आइटरेशन मेथड। पहला है जैकोबी मेथड, फिर है गॉस सिडल मेथड। नेम ज्यादा आपको याद रखने हैं, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कराऊं जी, देखो कर लिया सारे मेथड वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ गया मैम क्रैमर। फिफ्थ की लिखे दस्यो। फिफ्थ एलयू डायरेक्ट मेथड। ओके। एलयू। क्रैमर रूल क्या कहता है, जैसे हम ऑलरेडी प्लस 2 में करते आ रहे हैं, आपके पास 3x3 या कोई 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है। यहां से आप लैम्डा वन क्या निकालोगे, पहले डेल्टा, सॉरी, इनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट। डेल्टा वन क्या होगा, पहले कोफिशिएंट की जगह d1 d2 d3 कर, बाकी सेम उतार दो। डेल्टा टू में क्या करोगे आप बताओ, दूसरी जगह पे d1 d2 d3, यहाँ पे डेल्टा 3 में तीसरी जगह पे, बाकी उतार लोगे, सेम उतार देंगे। इसको देखते ठीक है। डेल्टा की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब आपके पास सोल्यूशन आएंगे, देन वी गेट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, z की वैल्यू डेल्टा 3 ओवर डेल्टा। तो ये आपके पास आंसर आ गया बाय क्रैमर। क्रैमर रूल सिर्फ यहीं तक एप्लीकेबल है, 4x4 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालने डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि एप्लीकेबल है, मतलब कि ज्यादा वाइडली यूज फॉर 2x2 एंड 3x3।
It is very difficult and lengthy method for the 4x4 matrix. ऐसे के लिए 4x4 वेरिएबल 4 लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास आ गई तो क्रैमर रूल ये रहा। हाँ जी कर दिया देखो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो अपन डायरेक्ट कह देंगे कि नो सॉल्यूशन। हाँ पर अपन तो सॉल्यूशन पता करना चाहिए ना, वो तो बात मैम अभी नोट नहीं किया था। देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो वहां हम बात कब तक करते हैं नो सॉल्यूशन या ये वो थोड़ा जब हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो मतलब कि इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर डेल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि नो वैल्यू ही नहीं आएगी, एक्स कोमा वाई जेड आर कांट बी डिफाइंड, 0 अगर आ गया तो ओके मैम। नो या सॉल्यूशन फिर या ये कहना ना कि वो इंडिपेंडेंट होंगे तो कुछ बाकी तो डिपेंडेंट होंगे। हाँ 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 हाँ। तो नेक्स्ट आ गया मैम अभी नोट नहीं किया था नीचे वाला, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आगे क्या लिखा था? x इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। मैम इसमें माइनस साइन किसी के आगे नहीं आता? वो तब लगाते होते हैं ना कि अगर आपने मेरे तरीके से ना लिखा हो, मैं लिखती इस तरीके से हूँ कि मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है मैम। वो कई और तरीके से लिखते हैं, वो नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है मैम। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ आ गया एक्स वाई जेड d1 d2 d3, तो इसको a माना जाता है, इसको x और इसको b, है ना। हमारा मोटिव क्या होता है, ये वाला x पता करना। तो अगर a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, वही कि अगर डेल्टा नॉट 0 है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस इनवर्स मैम। निकल जाएगा, इनवर्स निकलेगा तो इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, x आ जाएगा a इनवर्स a क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, a इनवर्स b, x कैसे निकलेगा a इनवर्स b। तो ऐसे ही इनवर्स निकाल के भी हम वैल्यूज पता कर सकते हैं। आएगा नहीं, बस मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेन आने वाले ये 5 है नीचे वाले, कर लो। मुझे लगता है कि इंटरपोलेशन वाला रह जाएगा, आज एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, कल ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं इसके। नेक्स्ट आ गया गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप पहले इन दोनों को 0 बनाओगे। हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं अपर, ये पेपर में पूछा जाता है गॉस एलिमिनेशन में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप ऑपरेशन लगाओगे, इसको 0 बनाओगे, बनाते हैं ना तो मैट्रिक्स में इसको ऑपरेशन लगा के 0, तो क्या बनेगा a1x b1y c1z इक्वल टू d1, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैं जब इसको इससे 0 बनाऊंगी तो ये 0 बन जाएगा, b2 की जगह b2 डैश आ जाएगा y, और c2z b2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप 0 बनाओगे, यहाँ पे
जीरो पे बनाओगे तो B3 डैश वाई C3 डैश Z आ, ठीक है, दो बन गए जीरो। अब आप इसको जीरो बनाओगे, जब आप इसको जीरो बनाओगे पहली दो तो सेम ही रहेगी, यहाँ भी जीरो बन जाएगा, यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा जब आप बनाओगे। यहाँ क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा C3 डबल डैश Z इक्वल टू D3, यहाँ पे भी चेंज है। देखो मैंने अपर ट्रायंगुलर में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, बैक सब्स्टिट्यूशन। देखो ध्यान से, यहाँ से Z की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल जाएगी, इसको इससे डिवाइड करो, Z निकल जाएगा। Z की वैल्यू ऊपर पुट कर देना, Y निकल जाएगा। Y और Z निकला, ऊपर पुट कर देना, X निकल जाएगा। We get solution by back substitution। बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ 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 बैक करते हुए आंसर मिल जाएंगे। जब मिल रहे आंसर हमारे पास तो इसमें याद क्या रखना है, एक बात पहली, इनको ना पाइवट्स बोलते हैं, A1 B2 डैश C3 डैश। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, पाइवट। पाइवट मस्ट बी नॉन, पाइवट मस्ट बी नॉन जीरो। अगर मान लो कोई भी जीरो बन गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल या कंप्लीट पाइवटिंग करनी पड़ेगी। अगर पार्शियल जो पाइवट है वो नॉन जीरो होने चाहिए। अगर इफ पाइवट बिकम जीरो, कोई भी एक जीरो बन गया तो हमें या तो पार्शियल पाइवटिंग करनी पड़ेगी या कंप्लीट पाइवटिंग करनी पड़ेगी। वो होता क्या है मैं आगे बता दूँ। देखो यहाँ तक मेथड समझ आ गया, बोलो। मैं पार्शियल के बाद क्या वर्ड बोल रहे हो आप? पाइवटिंग, पाइवटिंग, पाइवट्स बोल रही हो ना, यस यस, ओके मैम। PIVOTING। लिख लो जल्दी से। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ पुरानी वीडियोस देख रहे हैं जो पुराने सेक्शन में पढ़ी है। नए स्टूडेंट कौन कौन है? मैम नंबर 3 देखी सी। अर्शदीप, हाँ। जब टाइम मिलता है मैम देख लेते हैं। एक तो अर्शदीप क्या, यस मैम देख रही हूँ। देख लो, आपका ही फायदा है। टाइम मिल रहा है तो उसको कवर कर लो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम इससे पहले कितने चैप्टर्स की रिवीजन हो चुकी है? मैंने आधे ज्वाइन किया है। इससे पहले तो 15 चैप्टर हो गए हैं। अच्छा 15 चैप्टर्स हो गए, ठीक है मैम। एक बार पढ़ लूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लूंगी आपसे। हाँ हाँ कोई बात। ठीक है मैम।
अब तो 10 ही चैप्टर बाकी है बस, टोटल 25 चैप्टर है, 25 में से 15 हो गए हैं। मैम, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बोलो। असाइनमेंट का पूछना था मैम। असाइनमेंट मतलब हाँ हर टॉपिक में कुछ डिफरेंट डिफरेंट है ना, कौन सी सॉल्व करनी चाहिए? नहीं एमसीक्यूज वाली है? स्टार्टिंग में कुछ दी थी, वैसे तो जिसके ऊपर बंसल एकेडमी का लोगो लगा है वही कर लो। ओके मैम, वही कर रही हूँ मैं। हाँ, जिसके ऊपर एमसीक्यू लिखा हुआ है। ओके मैम। हाँ जी, लिख लिया। यस मैम। हाँ जी मैम। अब पार्शियल और कंप्लीट पाइवटिंग क्या है? पार्शियल में क्या होता है, आप सिर्फ ये देखोगे कि एक्स के कोएफिशिएंट में दोनों में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? ये वाला 6x। जो बड़ा है उसको ऊपर ले जाओ, इसको बोलते हैं पार्शियल पाइवटिंग। कि सिर्फ एक्स के कोएफिशिएंट देखो कौन बड़ा है उसको ऊपर ले जाओ बस। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसको अपर ट्रायंगुलर में चेंज करोगे, इसके पाइवट हो सकता है कि नॉन जीरो आने के चांसेस बढ़ जाए। अगर फिर भी नहीं हो रहे तो उसके बाद करेंगे कंप्लीट पाइवटिंग। अगर यहाँ से भी मसला नहीं सॉल्व हो रहा तो क्या करेंगे, मान लो ये क्वेश्चन है, देखो आप कहोगे कि 6 बड़ा है ऊपर ले जाओ, पर आपको कंप्लीट पाइवटिंग में क्या देखोगे, चारों में से कौन बड़ा है, चारों में से कौन बड़ा है? 9y। पहले तो वाई वालों को आगे ले आओ, वाई वालों को आगे ले आओ। ले आए। अब इन दोनों में से बड़ा देखो, वाई वालों में से, इसको ऊपर ले जाओ। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट पाइवटिंग। अब जो वो वाली प्रॉब्लम आएगी ना कि ये जीरो हो जाएंगे, वो आएगी नहीं प्रॉब्लम। ठीक है जी, करें आगे, करें। यस मैम। कंप्लीट पाइवटिंग दोबारा बता दो मैम। कंप्लीट में ना हम चारों में से देखते हैं कौन बड़ा है। चारों में से कौन बड़ा था? 9y बड़ा था। तो 9 वाई वालों को आगे ले आओ। अब फिर इन दोनों में से आप ओके ऊपर मैम। ले जाओ। हाँ, पार्शियल में ऐसा नहीं होता ना, पार्शियल में सिर्फ एक्स एक्स वाले देखते हैं, उसमें चारों में से देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। गॉस एलिमिनेशन में क्या किया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदला था, बैक सब्स्टिट्यूशन की थी। अब इसमें क्या करेंगे, गॉस जॉर्डन। गॉस जॉर्डन में आप इसी क्वेश्चन को डायगोनल फॉर्म में चेंज करोगे, डायगोनल मैट्रिक्स में। इसमें किसमें करते थे, अपर ट्रायंगुलर, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 डैश x 0 0 बन जाएगा, 0 b डैश y प्लस 0 c डैश z d1 डैश d2 डैश d3 डैश। देखो सिर्फ डायगोनल बारे बच गए, बाकी सारे जीरो कर देंगे इस केस में, बाकी सारे जीरो बना देंगे। पेपर में यही पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें कहेंगे अपर ट्रायंगुलर होता है, बैक सब्स्टिट्यूशन होती है। इसमें क्या कहेंगे, डायगोनल में कन्वर्ट किया जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगी।
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसको करोगे z निकल जाएगा, इसको इक्वेट करोगे y, इसको करोगे तो x, डायरेक्ट हो गया। बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। एक तो है टाइम सेवर, ये टाइम सेव करता है। क्यों? बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, पहले ये पुट करते थे ऊपर जाते थे, ऊपर जाते थे। इसमें सीधा यहाँ आंसर मिलेगा डिवाइड करके, यहाँ भी डायरेक्ट आंसर मिलेगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो टाइम सेव करता है, टाइम सेवर। मैम ये डिफिकल्ट तो बहुत है ना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना ही डिफिकल्ट है। बात ये है कि पेपर में आएगा ही, पेपर में क्या पूछेगा वो सुनो। ये 5 डायरेक्ट मेथड है, क्रैमर का ज्यादा से ज्यादा रूल पूछ लेगा इक्वेशन में क्या होता है, इसमें अपर ट्रायंगुलर और बैक सब्स्टिट्यूशन, इसमें डायगोनल, इतना ही पूछेगा बस, पूछना ही नहीं उसने। करना है ही नहीं क्वेश्चन वहां पे प्रभजोत, वो क्वेश्चन तो मैम, करने का फायदा ही नहीं। हाँ वो तो ठीक है मैम, मैं तो जनरली कर रही थी बात। हाँ हाँ, वो तो फिर हम जनरली बात करें तो हाँ बीएससी में बहुत करते हैं ना न्यूमेरिकल एनालिसिस। बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, एलयू मेथड में क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर बनाई जाती है प्लस एक अपर ट्रायंगुलर। एक लोअर ट्रायंगुलर और एक अपर, इतना याद रखना बस। लोअर अपर में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एलयू आपको इतना याद रखना है, आपके है नहीं सिलेबस में। लोअर प्लस अपर ट्रायंगुलर में चेंज करके क्वेश्चन किया जाता है। मैम इक्वल टू क्या लिखा था आपने? वो यही लिखे थे D1 D2 D3। टाइम कितना होगा? जैकोबी और, हाँ हाँ बोलो। टाइम बता रही थी मैं। हाँ 8:30 हो गए हैं। जैकोबी और गो सिडल कर लें, बाकी कल करेंगे। इसको साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मेथड में नहीं होता, क्या? साइमल्टेनियसली नेक्स्ट मेथड में नहीं होता। वो सक्सेसिव होता है। क्योंकि जैसे हमने x1 की वैल्यू निकाली, वो y1, जब हम y1 निकाल रहे हैं तो उसमें x1 पुट कर देंगे। वो अगले वाले में होता है सक्सेसिव में। ठीक है। वो जो गो सिडल में है सक्सेसिव। ठीक है, बाकी एक मिनट में देख लूँ। आपके वाले में तो कुछ भी नहीं कहा हुआ, यही है साइमल्टेनियस ही है। मैम वो ही होता है, सक्सेसिव होता है वो वाला सक्सेसिव है। हाँ जी। ये साइमल्टेनियस मेथड है। इसमें क्या कहते हैं, अब आइटरेशन मेथड है तो इसमें x नॉट y नॉट z नॉट एक पहले ही अप्रोक्स वैल्यू ली जाती है। जैसे हम पहले करके हटे रूट्स में अप्रोक्स वैल्यू ली जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन में वैसे ही बता रही हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चन में तीनों को जीरो रख के क्वेश्चन शुरू किया जाता है। अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो एक अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। d1 माइनस b1y माइनस c1z ओवर a1 ओवर a1 ओवर a1। x की वैल्यू निकालो, अगले में से y।
ये 3 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले से पहली, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी निकाल ली। अब क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो y0 z0, तो आपके पास x1 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करोगे x0 z0 y1 आ जाएगा। यहाँ x0 y0 पुट करो तो z1 आ जाएगा, ठीक है। x1 y1 z1 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, यहाँ पे y1 z1 लिखोगे, x2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 कर दो ये वाले, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो अगली बार x2 y2 z2 निकलेगा। ये काम आपको कब तक करना है, जब तक आप एक्चुअल रूट के पास नहीं पहुंच जाते। डू टिल वी गेट एक्चुअल रूट। ये कब कब तक करना है, जब तक एक्चुअल रूट पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, उतार लिया। अब जो यहाँ पे मेन चीज लिखने वाली है वो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पाइवट है, पाइवट क्या होते हैं, ये वाले कोफिशिएंट। पाइवट must be greater than other coefficient. Other coefficient. वो क्यों कहते हैं, A1 बड़ा होना चाहिए इन तीनों से, क्योंकि अगर A1 बड़ा होगा तभी ये लेस देन 1 आएंगे ना, छोटा छोटा होंगे, तो ही ये मेथड एप्लीकेबल है जैकोबी में। अगर B2 बड़ा होगा तो आप B2 से जब डिवाइड कर रहे हो तभी ये लेस देन 1 क्वांटिटी बनेगी। अगर C3 सबसे बड़ा होगा तो ये लेस देन 1 क्वांटिटी बनेगी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो जैकोबी कब एप्लीकेबल है, अगर पाइवट बाकी सबसे क्या है, बड़ा। यही पेपर में ये पूछा जाएगा, क्या कहते हैं साइमल्टेनियस मेथड, ये पेपर में पूछेंगे बस, और कुछ पूछा ही नहीं गया। जैकोबी और गॉस सीडल क्या है, आइट्रेशन मेथड। करिए। मैम अदर कोएफिशिएंट्स लिखा है, पाइवट मस्ट बी ग्रेटर देन अदर कोएफिशिएंट्स। हाँ जी, हाँ जी, मैम ये सब हम पहली इटरेशन में चेक करेंगे। हाँ, ये पहली इटरेशन में चेक करेंगे। पाइवट पहली वाले में A1 चेक करोगे, दूसरी वाली में B2, तीसरी वाले में C3। मैम वो तो हो गया, मतलब हाँ। कि जब हम उन्हें और कोएफिशिएंट से कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब जैसे मान लो ये 9 होना चाहिए, ये 3, ये 2, ये 5, ये बड़ा होना चाहिए। जो बोला है वो उस रो में सबसे बड़ा होना चाहिए उसका हाँ पाइवट। हाँ 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 हाँ, ठीक है मैम। ये लिखो गॉस सीडल। गॉस सीडल में वही काम दोबारा से करना है, एक्स की वैल्यू निकालो। करिए। अब आप क्या करोगे, वही एक x0 y0 z0 से क्वेश्चन शुरू करोगे, अप्रॉक्स वैल्यू से। यहाँ y0 z0 रखोगे, यहाँ x1 आ जाएगा। अब ये x1 आपने यहाँ पुट करना है, x1 यहाँ पे z0 ही रहेगा, तो यू विल गेट y1। अब आपको x1 y1 मिल गए, तो यहाँ x1 y1 पुट करना है, तो z1 मिलेगा। आपने क्या किया, जो वैल्यू यहाँ से मिली वो नीचे नीचे शिफ्ट की,
That's why it is called successive. पिछले वाले में क्या लिखवाया था? साइमल्टेनियस Simultaneous नहीं, substitution. आगे हाँ, सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ सक्सेसिव बोलते हैं, जो यहाँ से निकला उसको अगले में पुट किया, जो यहाँ दोनों से निकला वो आगे पुट किया। तो आप ये मेथड चलाते ही जाओगे टिल वी गेट एग्जैक्ट सोल्यूशन। पेपर जो में जो चीज पूछी जाएगी तो क्या पूछी जाएगी कि पाइवट A1 का जो मोड है, पाइवट का जो मोड है वो बाकियों के सम से बड़ा होना चाहिए, B1 प्लस C1 से बड़ा, या फिर जो B2 पाइवट है वो A2 और C2 के सम से बड़ा होना चाहिए, जो C3 है वो A3 और B3 से बड़ा होना चाहिए। अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम कंडीशन होल्ड, वन ऑफ देम मस्ट होल्ड, अगर एक भी होल्ड करके तो ये मेथड चलेगा, अदरवाइज नहीं। ये खत्म हो गया आपका। कल हम करेंगे इंटरपोलेशन, फिर इसके साथ चलेंगे क्वेश्चन। देखो जी, अगर कुछ पूछना लास्ट 3 जो लिखिया नहीं समझा, दोबारा रिपीट कर दो। जो ये पाइवट वाले है ना, इन्हां दा मोड इन्हां दोनों तो बड़ा होना चाहिए, दोनों दे सम तो। हाँ जी ऐसे ही ठीक B2 है। ਦਾ ਜਿਹੜਾ मोड है वो ये दोनों दे सम तो बड़ा होना चाहिए। ओके मैम। पिछली बार बात नहीं की थी ना मैम पिछले वाले में बस फिर ये कंडीशन हो जाएगी ना, अगर पाइवट ग्रेटर देन हो गया कोएफिशिएंट से बाकी के तो वो मेथड एप्लीकेबल होगा। क्या जो इटरेशन मेथड हमने जो भी मेथड किया था उसमें फिर ये कंडीशन होगी, मतलब कि अगर पाइवट होगा जो ग्रेटर होगा बाकी कोएफिशिएंट से तो ही वो मेथड लगेगा। हाँ हाँ, बाकी कोएफिशिएंट ये दोनों, इससे नहीं ये दोनों। मैं उसमें सम तो नहीं किया था कि उसमें भी सम ही करेंगे? नहीं, उसमें सिंपल कहा था बड़ा हो, इसमें सम है। मैंने तिन्ना जो कोई भी एक ਜਿਹੜੀ है होल्ड करनी चाहिए है, हाँ जी, तीनों at least- करनी चाहिए। देखो लिखे साइड पे एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट होल्ड। ओके मैम, ओके, थैंक यू। एक होल्ड कर जी, हाँ कर दो जी, क्लास लीव कर दो, बाकी कल करेंगे। मैम एक बारी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मेनू क्लियर करवाना। क्या और एक बारी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मेनू क्लियर करवाना। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कि कितनी छेती जेड़ा अपना मेथड है वो एग्जैक्ट रूट दिंदा है, कितनी छेती दिंदा है। सर मैम मैम ये क्या लिखा है? अरे मैम रब मत करना, ये सेकंड वाली लाइन में क्या लिखा मैम? A1 से नीचे B2 ग्रेटर देन A2 से 2। ठीक है मैम इसके द ऑर्डर 1 क्यों आंदा है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंट बाइसेक्शन मेथड उसदा ਆਪਾਂ तो ਕੱਢਦੇ ਆ ना प्रॉपर ये मेथड ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं तब वहां निकलता है 1। नहीं सम दे अकॉर्डिंग नहीं ये चीज होएगी। नहीं नहीं, सम दे अकॉर्डिंग नहीं है, मेथड दे अकॉर्डिंग है। ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ 1 नहीं आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक। मैम इसकी असाइनमेंट आपको कल तक मिल जाएगी। ओके मैम। कर दो भी, लीव कर दो।